तो नमस्कार विद्यार्थियों, हम देखते हैं आज नई परिभाषाओं को। तो नई परिभाषाओं के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे सबसे जो पहली आज की परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वह है आपकी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। दस्तावेज जिसको सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। 2 क्लॉज 8 में यदि डॉक्यूमेंट्स के डेफिनेशन को आप देखोगे तो आप पाओगे कि बेसिकली वहां पर आपका 3-4 एलिमेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो पहला कहता है ऑन एनी सब्सटेंस, किसी पदार्थ पर। पहला है किसी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर। पदार्थ का यहाँ पे कोई पर्टिकुलर, जैसे जनरली हम सोचते हैं कि जो कागज में चीजें लिखी हैं वही डॉक्यूमेंट्स है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी पदार्थ पर। नेट कमजोर है क्या? चलिए, हाँ सही हो गया, सही हो गया। तो किसी भी पदार्थ पर, चाहे कागज पर लिखा हुआ है, चाहे दीवार पर लिखा हुआ है, चाहे पेड़ पर, कहीं पर भी कोई चीज लिखी हुई है, किसी पत्थर पर लिखा हुआ है, ऑन एनी सब्सटेंस, किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह के द्वारा, बाय लेटर, फिगर और मार्क, 3 तरीके से किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित विषय, एनीथिंग एक्सप्रेस या डिस्क्राइब, किसी भी चीज को अभिव्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है या डिस्क्राइब किया गया है, वर्णित किया गया है, ठीक है ना, जो आगे की, दैट कैन बी यूज्ड एज ए एविडेंस, जो साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाया जा सके, तो ये क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। बेसिकली देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है कि किसी पदार्थ पर एनी सब्सटेंस, अक्षर, अंक, चिन्ह के द्वारा यदि किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्रेस किया है या फिर डिस्क्राइब किया है, ताकि उसको इन फ्यूचर एज ए एविडेंस यूज किया जा सके, है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इन फ्यूचर एज ए एविडेंस यूज किया जा सके, क्या ये कंपलसरी है? तो इसके साथ ये जो तीसरा लास्ट पॉइंट है, इसके साथ आप पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन जो है आपका 1, स्पष्टीकरण 1। देखो क्या होता है कि जब कोई दस्तावेज बनता है तो दस्तावेज बनते समय कोई व्यक्ति ये सोच के दस्तावेज थोड़ी बनाता है कि इसको साक्ष्य के तौर पर ही प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने, टीवी खरीदने गए, आपने टीवी खरीदा, दुकान वाले ने आपको बिल दिया। अब वो बिल लेकर के आप घर आए, टीवी आप कर रहे हो सालों साल, ठीक है, बिल भी कहीं कोने में पड़ा है, आपको भी नहीं पता, टीवी भी एंजॉय कर रहे हो 10 साल, लेकिन मान लो कि 2 महीने बाद टीवी खराब हो गया, के पास बोला भाई तुम्हारा टीवी तो खराब हो गया, तो उसने बोल दिया कि कोई गलती नहीं, आप देखो, आपका नुकसान, हमको कुछ नहीं पता। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स की, भैया आपने 2 महीने पहले ही खरीदा है टीवी और उसने साल भर की वारंटी दी थी और कहा था कि भी खराबी निकलेगी तो रिप्लेस कर देगा, पर उसके बाद आनाकानी की। अब वही बिल जो है अब आपका कोर्ट में, आप कंज्यूमर फोरम में कहीं भी केस लगाओगे तो एज ए एविडेंस जो है तो यूज किया जा सकता है। लेकिन जब वो बिल बना था उस समय क्या इसीलिए बना था, इसी इंटेंशन से बना था कि नहीं बस कोर्ट में ही केस लगाने के लिए ही उसका उपयोग किया जा सकता है? तो यही आपका स्पष्टीकरण 1 कहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि दस्तावेज बनाते समय उसका इंटेंशन हो कि वो एज ए एविडेंस ही पेश किया जाएगा, बाद में अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों की वजह से वो दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। मे बी, इसलिए यहाँ पे शब्द है दैट कैन बी यूज्ड, इसलिए यूज किया गया है कि उपयोग किया जा सके, बाद में यदि जरूरत पड़े तो। अब ये डॉक्यूमेंट्स की जो डेफिनेशन है आपके आईपीसी में 29 में डिफाइन की गई थी, धारा 29 में, और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को 29A में, लेकिन अभी वर्तमान ये जो नया एक्ट है इसमें दोनों को मर्ज कर दिया। तो यहीं पे थोड़ा सा अगली लाइन लिख करके बता दिया कि इसके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल है। तो पहले इसको 29A में लिखा था, है ना, ये जो पॉइंट्स इतना लिखा हुआ है ये पहले 29A में आपका आईपीसी में था, ठीक है, लेकिन अभी इसको बीएनएस में एक लाइन यानी कि आल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, इसी में इसको शामिल कर दिया। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए अलग से कोई डेफिनेशन जो है आपके बीएनएस में नहीं बताई गई है, आपके इसी में उसको मर्ज कर दिया गया है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पर पहला स्पष्टीकरण मैंने आपको बता दिया, एक स्पष्टीकरण इसमें और है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि चूंकि इन परिभाषाओं के जो इलस्ट्रेशन है वो महत्वपूर्ण है, तो इलस्ट्रेशन वगैरह देख लेना। तो कौन कौन से इलस्ट्रेशन यहाँ पे कहता है? तो इलस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे, जैसे पहला कहता है कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, संविदा किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान आपने कोई भी टर्म कंडीशन, तो जनरली संविदा की शर्तें लिखित ही होती है, एविडेंस में एक जगह प्रावधान है, पढ़ेंगे साक्ष्य में,
कि संविदा की शर्तें हमेशा रिटर्न में ही होती हैं। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे आपने टर्म ऑफ एविडेंस लिखा है, ठीक है, तो पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहां पे माना जाता है। यहाँ पे ध्यान में रखिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका पहला हमने एक्सप्लेनेशन देखा, तो इसके हम इलस्ट्रेशन को देख रहे थे। तो यहाँ पे पहला वही है, तो संविदा की शर्तों को बताने वाला दस्तावेज, मतलब बताने वाला कोई भी अभिलेख दस्तावेज है। किसी बैंक को आपने चेक दिया है तो चेक इज डॉक्यूमेंट्स, ये इलस्ट्रेशन ध्यान रखना। पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, किसी को आपने अथॉरिटी लेटर दिया है तो पावर ऑफ अटॉर्नी अथॉरिटी लेटर कहलाता है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। कोई मैप है, कोई प्लान है, ठीक है, जो है वो डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। और कोई लेख जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है वो डॉक्यूमेंट्स के डेफिनेशन में आता है। तो ये आपके इलस्ट्रेशन है, इनको ध्यान रखना क्योंकि इनसे प्रश्न बन जाता है कभी कभी, है ना, पहले बने भी हैं, तो ये इनको मत छोड़ना। दूसरा स्पष्टीकरण ये कहता है कि किसी भी दस्तावेज में किसी कमर्शियल कोई भी ट्रेडिशन के तहत, वाणिज्यिक प्रथा के तहत कोई भी चीज यदि लिखा है या कहीं पर भी कोई चीज लिखा हुआ है ना, तो वो डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। तो वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार कोई चीज अभिव्यक्त किया है या डिस्क्राइब किया है वो डॉक्यूमेंट्स के डेफिनेशन में आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप कहीं पर भी गाड़ी चला रहे हो और आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे ऐसे गोल वहां पे खंबा लगा हुआ है और उसमें 40 लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस जगह पर आप अपनी गाड़ी की रफ्तार 40 से ज्यादा नहीं ले जा सकते, उसके अंडर 40 ही चलोगे। कहीं पर 100 लिखा हुआ है मतलब 100 की रफ्तार करोगे। कहीं पर आप जा रहे हो और ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ है, उसमें ऐसे बना हुआ है एक एरो ऊपर का दूसरा एरो नीचे का जो काट दिया गया, ठीक है, इसका मतलब कि ये सड़क ऐसी है जो केवल वन वे है, यानी इससे आप जा सकते हो, आ नहीं सकते हो, ठीक है। कहीं पर कोई साइन बना हुआ है जिसपे ऐसा निशान बना हुआ है, मतलब कि ये जगह है जहां से आप यू टर्न ले सकते हो। इसके बाद जैसे कि आप लोग चेक वगैरह बैंक में लगाते हो, तो जो चेक होता है कई बार ऐसे चेक में तो ऊपर लाइनें खड़ी होती हैं, ठीक है ना, तो ये जो लाइन चेक में डली हुई होती है, इन लाइन का मतलब होता है इट इज द क्रॉस चेक। ये कैसा है? क्रॉस चेक है। क्रॉस चेक मतलब कि ये बैंक पे ही चेक है, यानी कि आपका यदि किसी बैंक में अकाउंट है तो वहीं पर ही यह चेक उसका अमाउंट ट्रांसफर होगा, आपको कैश इसका नहीं मिलेगा, इसको क्रॉस चेक बोलते हैं। और यही मान लो दो लाइनों के बीच में SBI लिख दिया गया है, तो इसका मतलब कि यदि आपका SBI में अकाउंट है तो ही वहां पर आपको पैसे मिलेंगे। तो ये सभी जो है आपके एग्जाम्पल हैं आपके एक्सप्लेनेशन 2 के, स्पष्टीकरण 2 के। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में दो एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से यहाँ पे बताए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया। देन अगली हम डेफिनेशंस की बातचीत करते हैं। तो अगली परिभाषा आपका है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है। अब ये मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ ही क्यों रखा, 28 में डॉक्यूमेंट्स और 231 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी, क्योंकि जो मूल्यवान प्रतिभूति होता है, यानी कि कह सकते हो कि वैल्यूएबल जो सिक्योरिटी होती है, ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्स ही होता है, ठीक है ना, दस्तावेज ही होता है। ये पहले आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया था? तो आईपीसी के सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया था, ठीक है। आप देखोगे मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा, तो शुरुआत में ही देखो वहां पर लिखा हुआ है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की परिभाषा में कि कोई भी दस्तावेज, यानी कि साफ तौर पर है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी दस्तावेज ही है, एनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, कोई दस्तावेज जो तीन चीज को क्रिएट करता है। आज थोड़ा नेट इश्यूज चल रहा है, लगता है हल्का सा बार बार क्लास डिम हो रही है ना, मतलब वो स्क्रीन ब्लर हो जाता है ना, आवाज आपको लगातार आएगी, बस थोड़ा कभी नेट का इश्यूज हो रहा है। चलिए देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, मौसम भी ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे कोई दस्तावेज जो किसको क्रिएट करता है, लीगल राइट्स, विधिक अधिकार को। पहला तो अब देखो यहाँ पे कई शब्द यूज किए गए हैं, क्रिएट यानी कि किसी विधिक अधिकार को सृजित करता है, ठीक है ना, क्रिएट करता है, बनाता है, ठीक है। तो जैसे आपने कोई भी क्लास ज्वाइन की, तो क्लास में आपने फॉर्म भरा, फीस जमा की, तो उसके तहत उस क्लास में पढ़ने का एक अधिकार आपका क्रिएट हो गया। आप 18 साल के हो गए हो, आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया, यानी गाड़ी चलाने का अधिकार आपका क्रिएट हो गया। तो कोई भी दस्तावेज जिसके आधार पे कोई अधिकार, ठीक है, एज ए आप 18 साल के हो, आप एज ए वोटर वोट देने का अधिकार क्रिएट हो गया। तो कोई डॉक्यूमेंट्स, आप सिविल जज की एग्जाम देना चाहते हो,
आप 70% ले आइए, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, रिजर्वेशन में आते हो 50% ले आइए, आपको एग्जाम देने का अधिकार क्रिएट हो गया। मान लीजिए नहीं है, 3 साल की प्रैक्टिस का आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया, आपका अधिकार क्रिएट हो गया, तो वो जो दस्तावेज है जो 3 साल की प्रैक्टिस है 70% को बताने वाला है, वो क्या है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, मूल्यवान प्रतिभूति है आपके लिए। ठीक है ना, समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सिविल जज वालों को, है ना। बोलोगे सर आपने जख्म हरे कर दिए, है ना, जो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, है ना, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, पर ठीक है, जो है सच्चाई उसको एक्सेप्ट करो, इसीलिए कई चीजों को बार बार बताना पड़ता है। आगे बढ़ो, चलता है। दूसरा है ट्रांसफर करते हो, अंतरण करते हो, बहुत सिंपल सा है, रजिस्ट्री, एक संपत्ति एक व्यक्ति दूसरे को बेचता है, तो ये भी एक तरह से विधिक अधिकार को ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है। तीसरा है कि यहाँ पर निर्बंधित रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है किसी अधिकार पर, रिस्ट्रिक्शंस लगाए, निर्बंधन लगाया जा रहा है कि कोई किसी के माध्यम से, जैसे कोई इंजंक्शन ऑर्डर है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे बातचीत करता है। विस्तारित, एक्सटेंड किया गया है, आपका अधिकार विस्तारित किया गया है। कोई बच्चा मेरे पास सिविल जज पढ़ रहा था, सर हम एडीपीओ में पढ़ रहे हैं, तो मैंने उसको एक्सटेंड एक लिख के दे दिया, हाँ भाई तुम एडीपीओ क्लास में बैठ जाओ, तो फिर ये क्या, उसको अधिकार विस्तारित कर दिया। आप कहीं पर मान लो कि एक फ्लैट का रूम यूज कर रहे थे, आपने एक कमरा और मांग लिया, कोई दे दिया मकान मालिक ने, भाई दोनों कमरा यूज कर, तो वो अधिकार क्या हो गया, विस्तारित हो गया। ठीक है। फिर अगला है निर्वापित और मुक्त, ये दोनों का लगभग मिलता जुलता है। ठीक है ना। एक्सटिंग्विश एक शब्द है, दूसरा रिलीज। ठीक है, तो लगभग एक ही चीज है। तो जिसके द्वारा कोई भी विधिक अधिकार या तो समाप्त हो रहा है या व्यक्ति उससे मुक्त हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो एक्सटिंग्विश का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो समाप्त हो जाए। जैसे मान लो कि आपने किसी क्लास में एक्सेस ले रखा है और उसका टाइम ड्यूरेशन है 6 महीने, तो 6 महीने तो उसमें बता दिया कि 6 महीने, तो बेसिकली क्या है कि 6 महीने बाद अपने आप ही वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, यानी उसका ड्यूरेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हो एक समय निर्धारित करता हो। ठीक है, तो ऐसा दस्तावेज यहाँ पे। फिर अगला है मुक्त कर देना, रिलीज कर देना। भैया आप किसी क्लास में गए हो, वहां पे आप न्यूसेंस फैला रहे हो, तो टीचर ने कहा भैया आज से तुम आता मेरी क्लास में, ऐसा लिख करके, या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो वहां पे प्रॉब्लम कर रहे हो, तो कॉलेज आपको रेस्टिकेट कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, सस्पेंड कर दिया, भाई जाओ भैया छुट्टी तुम्हारी कहीं और, है ना। जैसे अभी आपको पता होगा कि पूजा मैडम है, आईएएस बनी थी, डॉक्यूमेंट्स लगा करके उनके साथ जो है तो यूपीएससी ने किया है। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें यहाँ पर इसके एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के किसी लीगल राइट्स को यहाँ पर सर्जित, अंतरित, निर्बंधित, विस्तारित, मुक्त करे, तो सरल शब्दों में कोई विधिक अधिकार को क्रिएट करे, सरल है ना, तो क्रिएट करे उसको, ये सभी चीजें यहाँ पे ध्यान रखिए। तीसरा है कि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विधिक दायित्व को स्वीकार करे। अब वहां पे एक शब्द यूज किया है एक्नॉलेजमेंट, मैंने इसको सिंपल एक्सेप्टेंस लिख दिया है, इंटरप्रिटेशन दोनों का सेम आता है। तो यदि किसी भी लीगल लायबिलिटी को, विधिक दायित्व को जो है तो कोई व्यक्ति क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक है ना, जब मान लो कि मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि नमस्कार मित्र कैसे हो, बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप खुशी होगे, सॉरी मित्र आपने मुझे मेरे जब विपत्ति का समय था 10,000 रुपए दिया था और आज तब मेरे पास पैसे नहीं थे, पर आज मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं आपको 10,000 रुपए आप जब मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने ऐसा पत्र लिख करके अपने मित्र को दे दिया कि भाई तुम्हारा पुराना उधार चुका दूंगा, इतना अच्छा दोस्तों बताओ मैं उधारी चुका रहा हूँ। तो फिर ऐसी कंडीशन में मैंने यहाँ पे एक दायित्व को स्वीकार किया है, आई हैव लायबिलिटी। मैंने स्वीकार किया कि मुझे अपने माता पिता का भरण पोषण करना है, मैंने स्वीकार किया मुझे अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, मैंने स्वीकार किया कि मुझे पत्नी का भरण पोषण करना है। तो ये क्या कहलाता है, आपका विधिक दायित्व को आपने स्वीकार किया है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज वहां पे है कि अब देखो वहां पे लिखा हुआ है कि कोई दस्तावेज जो ये कहता है कोई व्यक्ति अमुक अधिकार नहीं रखता, मतलब अब कोई व्यक्ति अमुक अधिकार नहीं लगता मतलब कि वो डिसेबल हो गया, यानी तो ये कि कोई भी दस्तावेज जो विधिक नियोग्यता का निर्धारण करे, इसको बोलते हैं विधिक नियोग्यता। विधिक अधिकार नहीं रखता मतलब कि लीगली डिस्क्वालीफाई है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं दिवालिया डिक्लेयर कर दिया गया, दिवालिया घोषित हो गया, तो अब मैं क्या नहीं कर सकता हूं, व्यापार नहीं कर सकता है, व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मुझे जेल की सजा हो गई, 5 साल की सजा हो गई। अब मैं क्या नहीं कर सकता, अब मैं क्योंकि 5 साल की जेल की सजा हो गई, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में यदि मान लो मैं एमपी एमएलए हूं तो मेरी वो सदस्यता भी चली जाएगी। याद होगा राहुल गांधी जी की ऐसी हो गई थी, और साथ में मैं आगे चुनाव लड़ने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। ठीक है, कोई भी चीज जो आपके किसी अधिकार को समाप्त करती है,
ठीक है ना। आपने लगातार बराबर बार बार ट्रैफिक नियम मोटर व्हीकल एक्ट में पढ़ेंगे, वहां पे कई बार आप रूल को ब्रेक करते हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो अधिकार था गाड़ी चलाने का वो समाप्त कर दिया गया। तो कोई डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से आपको लीगली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के मूल्यवान प्रतिभूति कोई दस्तावेज एंड डॉक्यूमेंट्स जो लीगल राइट्स, लीगल लाइबिलिटीज और लीगल डिसेबिलिटीज को बताए वो क्या कहलाता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अरविंद सिंह जी, राहुल एक दिन क्लास आए, ऐसे कंटिन्यू 2-3 दिन करो यार भाई क्लास, तो मजा आएगा। ऐसे एक दिन 2 दिन में नहीं मजा आएगा, कंटिन्यूस। और क्लास का टाइम आपका यहाँ पे सेम रहेगा, कंटिन्यू क्लास करो तो मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, और टाइम पर क्लास में बच्चे आए, 12:30 बजे मैं चालू कर देता हूँ तो 12:30 बजे आ जाएं, ठीक है। केवल उन्हीं बच्चों को छूट मिलेगी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको मैंने बोल दिया भैया रिकॉर्डिंग देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विद्यार्थी क्लास करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि ठीक ठाक गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो कंटिन्यू क्लास करें, ठीक है ना। ओके चलिए, धन्यवाद। तो कुल मिला के 2.8 में डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया गया है और आपका 2.13 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ये दो परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। चलिए देन आते हैं अगली परिभाषा में। अगली परिभाषा, अब देखो यहाँ पर भी मैंने दो परिभाषाओं का ग्रुप बनाया है। किसका किसका? आपका इलीगल का और इंजरी का। अब यहाँ पे मजेदार बात कि चूंकि ये अल्फाबेटिकल क्रम पे है, पर यदि कायदे से देखो तो आईपीसी में ये चीज बढ़िया लिखी थी। आईपीसी में पहले 43 में इलीगल बताया था, इलीगल कहाँ बताया था? 43 में, ठीक है ना। और आपका जो इंजरी है इसको कहाँ बताया गया था? 44 में। ये सीक्वेंस बिल्कुल सही था आईपीसी का, लेकिन वो अल्फाबेटिकल क्रम के चक्कर में सीक्वेंस हरा चला गया। क्योंकि देखो जब आप क्षति पढ़ोगे तो क्या लिखा? अवैध रूप से कारित अपहानि, लीगली कॉज्ड हार्म। तो अवैध रूप, तो अवैध क्या होता है भाई? पहले अवैध को जाने। तो अवैध को कहाँ बताया गया है? आपका सेक्शन 15 क्लॉज 215 में। 214 में इंजरी और 215 में इलीगल। कायदे से पहले इलीगल बताना था, पर चूंकि अल्फाबेटिकल क्रम उनको जमाना था तो उन्होंने जो है तो अल्फाबेटिकल क्रम जमाया, लॉजिक नहीं लगाया। तो लॉजिक हम लगवा देते हैं। तो पहले देखो अवैध समझते हैं। तो अवैध यहाँ पे इलीगल। हाँ जी बोलिए सर। जैसे कि 8 में दस्तावेज पढ़ा, हाँ 31 में जैसे मूल्यवान प्रतिभूति है तो उसको उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं ना 34 को, जिसमें बिल भी दिया हुआ है, इसको तीनों साथ पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, बिल, वो बिल को भी साथ में पढ़ सकते हो। सॉरी मुझे बिल रह गया है, बिल भी दस्तावेज की 34 परिभाषा में में। आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी मैं जी कर दूंगा। अच्छा वो आपने मुझे याद दिला दिया। मैं बिल जब जी लगा था, मुझे लग रहा उस समय याद आया था, बिल नीचे परिभाषा में बताई है, तो मुझे आया था जी कि उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी के साथ ही बता दूंगा। लेकिन अच्छा हुआ मैं इसको अभी इसी नोट्स में कर दूंगा। तो इसको बिल को भी, क्योंकि बिल भी क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही है, ठीक है ना। तो जी बिल्कुल सर। धन्यवाद, मैं इसको आपको बता दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे बिल को भी आप यहाँ पे साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो आपने याद दिला दिया, तो अब देखो बिल देख ही लेते हैं ना साथ में। तो ये बिल देखो नीचे है ना, तो इसको मैं ऊपर साथ में रख दूंगा। 234 में बिल, बिल भी देखा जाए तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही कहलाता है। बिल बेसिकली क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी दस्तावेज जिसको न्यायालय के द्वारा ऑथराइज करना, अप्रूव करना पड़ता है, उसके बाद वो अप्लीकेबल होता है, लागू होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बिल बना के चला गया, बिल बना दिया, वसीयत बना दिया। और अच्छा वसीयत क्या होती है? वसीयत देखो तो वसीयत बेसिकली द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ टेस्टेटर। जो वसीयत करता है उसका एक तरह से विधिक घोषणा होती है और उसकी इच्छा होती है कि ही विश एग्जीक्यूट आफ्टर डेथ, कि मेरे मरने के बाद ये वसीयत लागू हुए, ठीक है। तो एक व्यक्ति वसीयत बना के चला गया कि भैया मेरी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को इतनी मिली, छोटे को इतनी मिली, मझले को इतनी मिली, ऐसा उसने लिख करके चला गया, निकल लिया। तो अब वो कब एग्जीक्यूट होगा? तो वो बिल न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। तो जनरली ये आपका सिविल मैटर कहलाता है, सिविल न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। और सिविल कोड प्रॉपर्ली इस पे बिल पे प्रोवोट, यानी बिल का जो एक तरह से कोर्ट जब उसको मान्य करती, रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोवोट, ठीक है। और वो प्रोवोट के आधार पर बच्चों को संपत्ति मिलती है, इसलिए इसको टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये भी आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी का एक पार्ट है, तो ये डेफिनेशन भी अपन वहां पे साथ में देख लेंगे। चलिए, तो ये आपका 3 परिभाषाएं हो गई। अब आ जाते हैं इलीगल में।
तो इनलीगल की जो डेफिनेशन यहाँ पे आपकी बताई गई है, ठीक है ना, अवैध की जो परिभाषा आपकी यहाँ पर बताई गई है, ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है चाहे आप सिविल पढ़ो चाहे आप क्रिमिनल पढ़ो, हर जगह ये इलीगल की जो डेफिनेशन है वो आपकी काम आएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये आईपीसी सेक्शन 43 में आपका बताई गई थी, आईपीसी सेक्शन 43 में आपका बताई गई थी। तो यहाँ पे इनलीगल क्या होता है, तो जैसे कार्य भी कब इनलीगल होता है, तो 3 कंडीशन में कोई कार्य इनलीगल होता है और लोग एक कंडीशन में इनलीगल होता है, ठीक है। तो कार्य कब इनलीगल होता है, तो कोई भी कार्य विच इज ऑफेंस, कोई भी कार्य जो अपराध हो। अब कोई भी कार्य किसी भी अधिनियम में, किसी भी विधि में, किसी भी देसी विदेशी विदेशी कह रहे हैं हम, किसी भी भारत में लोकल लॉज हो, स्पेशल लॉज हो, ठीक है, या जनरल लॉज हो, किसी में भी किसी भी एक्ट को एज ए ऑफेंस डिफाइन किया गया है तो अपराध है, मतलब कि इनलीगल है, अवैध है, ठीक है। दूसरा कहता है कि कोई भी चीज विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई भी चीज विधि द्वारा प्रसिद्ध है, कोई भी चीज बता दिया गया प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो वो क्या है, इलीगल है, विधि द्वारा प्रसिद्ध, मना किया गया है कि आप ऐसा नहीं करोगे। तो जैसे कोई लोक नीति के विरुद्ध कोई भी काम जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होता है वो करने के लिए आपको मना किया गया है, तो आप फिर भी आप लोक नीति के विरुद्ध अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी कोई काम करते हो तो वो क्या है, इलीगल है, ठीक है ना। कोई भी काम ऐसा है जो क्या मोरलिटी के अगेंस्ट हो, अनैतिकता के विरुद्ध हो, वो क्या है, इलीगल है, फिर चाहे वो सिविल में हो चाहे क्रिमिनल में हो, ठीक है ना। तो विधि द्वारा प्रसिद्ध, जैसे अभी आपका ये बता दिया गया है कि आपको कोई भी एग्जाम देना है, खासकर वही फिर से एग्जांपल फिर से मैं याद दिला रहा हूँ बच्चों को, बोलने के साथ फिर से याद दिला रहे हो कि अब यहाँ पे कोई बच्चों को बोला गया है कि आपके या तो 70% होंगे, नहीं है तो 3 साल की प्रैक्टिस सही है तो ही आप जो है तो सिविल जज की एमपी में एग्जाम दे सकते हो। उसके बावजूद भी आपने मान लो कि किसी तरीके से आपने बैकडोर से एंट्री ली और एग्जाम दिया, जैसे पूजा मैडम दिल्ली वाली उन्होंने किया था, तो ये क्या हो गया, इलीगल हो गया, ठीक है ना, अवैध हो गया, क्योंकि आप विधि द्वारा प्रसिद्ध कोई काम कर रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके, फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे करके, फर्जी जो है तो इंफॉर्मेशन दे करके आप किसी पद को प्राप्त कर रहे हो, किसी चीज को प्राप्त कर रहे हो, ये आपका इलीगल कहलाएगा। और तीसरा है कोई भी ऐसी चीज जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है, विच इज फर्निश्ड ग्राउंड ऑफ द सिविल एक्शन। आपने किसी के साथ संविदा की, संविदा भंग कर दिया, संविदा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेसिकली वो क्या है, अवैध है, ठीक है ना, इलीगल है। कोई भी चीज जो सिविल कार्यवाही, आपने किसी की संपत्ति पे गलत तरीके से कब्जा जमा लिया तो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न हो गया, तो ये क्या है, इलीगल है। तो कोई भी ऐसी चीज जो सिविल कार्यवाही, इसलिए मैंने कहा कि ये आपका जो इलीगल है ये यूनिवर्सल परिभाषा है, ये सिविल क्रिमिनल हर जगह काम करता है। तो कोई भी काम जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रोहिबिट हो, प्रसिद्ध हो, या सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करने वाला हो, वह काम जो है तो वह एक्ट क्या है, इलीगल है। और लोप क्या इलीगल है, तो जब कोई व्यक्ति करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, व्हेन एनी पर्सन लीगली बाउंड टू डू और एनी एक्ट। मैंने आपसे फीस लिया है, अब मैं लीगली बाउंड हूं आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता, भाग जाता हूं, गायब हो जाता हूं, तो बेसिकली मैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा हूं और ये इलीगल है, ठीक है ना। तो कोई लोग, एक पुलिस वाला जिसका काम है उसके सामने कोई अपराध हो रहा है रोकना, वो नहीं रोकता है तो वो इलीगल काम कर रहा है, अवैध काम कर रहा है। तो ये एक्ट आपका 3 कंडीशन में इलीगल होगा और ओमिशन आपका 1 कंडीशन में इलीगल होगा। तो ये आपकी अवैध की परिभाषा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, समझ में आ गई, ठीक है। अगली परिभाषा यहाँ पे बताई गई है इंजरी, क्षति, क्षति, इसको आईपीसी 44 में बताया गया था और यहाँ पर जो है तो आपका 2 क्लॉज 14 में बताया गया है। तो यहाँ पे 2 एसेंशियल इसके हैं, पहला अवैध रूप से कारित अपहानि, इलीगली कॉज्ड हार्म, कोई भी किसी को नुकसान होता हो, ठीक है ना, अवैध तरीके से इलीगली जो है तो किसी को नुकसान पहुंचाया गया है, और वह किसी व्यक्ति, एनी पर्सन, ध्यान रखना व्यक्ति के, ठीक है ना, व्यक्ति के शरीर, संपत्ति, मन और ख्याति से संबंधित नुकसान हो, इंग्लिश में देखोगे तो बॉडी, प्रॉपर्टी, माइंड और रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अवैध रूप से कारित
4 प्रकार की क्षति जो है तो यहाँ पर 4 प्रकार से जो हार्म पहुंचाया जाता है, अपहानि किया जाता है, ये क्षति की परिभाषा में आएगा। ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये आपका अगली डेफिनेशन है 214। बात समझ में आ रही है? कोई तकलीफ किसी के मन में हो तो बोल देना, साहब नहीं पल्ले पड़ा, ऊपर से निकल गया, समझा देंगे। चलो, तो ये परिभाषाएं। अब एक ग्रुप यहाँ पे और छोटा सा है लोकल लॉस का, स्थानीय विधि का। तो भारत के विशिष्ट भाग में लागू विधि, लॉ अप्लीकेबल इन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे मध्य प्रदेश भारत का एक भाग है ना, जैसे मध्य प्रदेश भारत का एक भाग है, तो कोई विधि केवल मध्य प्रदेश में लागू है तो लोकल लॉस है। जैसे आपके एडीपीओ के सिलेबस की हम बातचीत करते हैं, तो एडीपीओ में आपके 5 एक्ट हैं, है ना। एक्साइज एक्ट हो गया, इसके बाद जो है तो आपका लोक सेवा गारंटी अधिनियम हो गया, गौवंश वध प्रतिशत अधिनियम, विशेष न्यायालय अधिनियम हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है तो आपका एक मध्य प्रदेश में लागू है। सिविल जज में देखो एमपीएलआरसी, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है। तो ये जो है तो आपका लोकल लॉ है, स्थानीय विधि है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है 218 में। आईपीसी में जो है तो सेक्शन 42 में बताया गया था, 42 में जो है तो आपका स्थानीय विधि, तो यहाँ पे 42 आईपीसी में डिफाइन किया गया था। और 230 विशेष विधि, स्पेशल लॉ, विशिष्ट विषय को लागू विधि, लॉ एप्लीकेबल पर्टिकुलर सब्जेक्ट, विशिष्ट विषय। तो विशिष्ट विषय जैसे आपका एनडीपीएस एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, एक्साइज एक्ट तो चलो लोकल लॉज में भी आ जाता है, आपका एसटीएससी एक्ट हो गया, करप्शन एक्ट हो गया। जितने भी देखा जाए तो आपके सिलेबस में पांच जो एक्ट हैं सिलेबस के, जो 5 एक्ट आपके लोकल लॉज हैं और 3 आपके मेजर एक्ट हैं, है ना। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, नया अभी बीएनएसएस और बीएसए की बातचीत हम करें, और कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद जितने भी एक्ट हैं देखा जाए तो स्पेशल लॉ की कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल लॉ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनको स्पेशल लॉ को मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये महिलाओं से रिलेटेड है, फिर चाहे महिलाओं से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई एक्ट हो, फिर चाहे वो माता पिता बालकों के संबंध में हो, वो सभी जो है तो आपका स्पेशल एक्ट कहलाएंगे। जैसे चाहे तो पास्को की हम बातचीत करें, जेजे की बातचीत करें, ये सभी जो है तो आपका स्पेशल एक्ट की कैटेगरी में, स्पेशल लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने यहाँ पर डेफिनेशंस देख लिया, 218 लोकल लॉज, 230 स्पेशल लॉ, ठीक है ना, 215 इलीगल, 214 क्षति। तो ये हमने डेफिनेशन देखा। अब कुछ बची परिभाषाएं जो मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो उनको मैंने यहाँ पर नीचे इंक्लूड कर दिया है। तो बची परिभाषाएं जैसे कि जीव जंतु, एनिमल, वैसे ये पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब चूंकि शुरुआत में ही दूसरी परिभाषा हो गई है तो थोड़ा सा पन्ने देख लेते हैं कि भैया मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी, एक लिविंग क्रीचर अदर देन ह्यूमन, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका जीव जंतु, कोई टेंशन नहीं। सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, है ना। सरकार मतलब अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन करके मत आना, सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है ना। तो सरकार मतलब अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। चलिए, संशय, हॉर्बर, ये हॉर्बर एक परिभाषा है, पहले आईपीसी में अंतिम परिभाषा थी 52A में इसको बताया गया था आईपीसी में हॉर्बर को, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को यदि आप शेल्टर देते हो, आश्रय, फूड देते हो, कोई ड्रिंक देते हो, है ना, धन देते हो, मनी, क्लॉथ देते हो, आर्म्स देते हो, एवोल्यूशन देते हो, या कोई कन्वीनियंस देते हो, वाहन, भैया ले मेरी कार ले जा, और उद्देश्य क्या है, उस व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए, मतलब उसने कोई अपराध किया है और अपराध के लिए पकड़ा ना जा सके, उसको भगाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे हो, तो हॉर्बर कर रहे हो, संशय कर रहे हो। यहां पर अब नहीं लिखा है, लेकिन आगे कुछ धाराओं में बताया गया है कि पति पत्नी को, पत्नी पति को संशय दे सकती है कुछ धाराओं में, ठीक है, वो आगे हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, वाहन, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे अभी इसके कंटेंट्स ऐसे नहीं पूछा है, पर 1-2 बार पढ़ोगे ना तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, आर्म्स, एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान, खाना पीना, ये बेसिक चीजें आ जाती हैं। तो ये 3-4 चीज उसमें आ जाता है। और इसके बाद आपका कह सकते हो कि थोड़ा साथ में आपको भैया बचना है ना, पकड़े जब तो बचना है, तो भाई ये बंदूक भी ले जा, कहीं कोई तेरे को मारने है तो, और गोला बंदूक भी दे, क्या करोगे, बंदूक से थोड़ी मारेगा, उसमें बंदूक, गोला बारूद, और साथ में वाहन भी दे रहे हो,
ये कार भी ले जा, भागना है ना, बचाना है, पकड़े जाने बचना है, तो बचने के लिए उसको दे रहा है, तो बचने के लिए यहाँ पे 3-4 अलग से चीजें बता दी गई। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाए, कोई ऐसा कठिन चीज यहाँ पे नहीं है। अगला है मास और वर्ड्स 220। अब ये 220 जो मास, मंथ और ईयर जो बताया गया है, मास और वर्ड्स, तो बेसिकली पहले आईपीसी में लिखा था ब्रिटिश कैलेंडर और अब इसको लिख दिया है ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना। तो ये थोड़ा सा भी बदलाव है, तो ये ध्यान रखिएगा। आईपीसी में ब्रिटिश कैलेंडर यूज किया गया था और ग्रेगोरियन कैलेंडर, यदि सिविल जज आपने तैयारी की होगी तो लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 24 में ये शब्द यूज किया गया है, लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 24 में। पर चूंकि सिविल जज एडीपीओ का सिलेबस नहीं है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव का एक पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। अगला है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति। तो जंगम संपत्ति बेसिकली एक सिंपल सी कोई भूमि, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, जैसे पहले बोला है कि कोई भी कह सकते हो, वहां पे लिखा है कोई मूर्त, टेंजिबल लिखा था, पर थोड़ा बदल दिया गया, कोई भूमि या वस्तु, ये लिखा है कोई भूमि या वस्तु, लैंड एंड द एनीथिंग्स, कोई भी वस्तु या कोई लैंड, इट इज नॉट, ठीक ना, अर्थेड, जमीन के अंदर भूबद्ध ना हो, ठीक है ना, जमीन के अंदर गड़ी ना हो, या स्थायी रूप से किसी चीज से जकड़ी ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं। तो ये जकड़ी है तो ध्यान रखना वो स्थावर संपत्ति कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे एक बहुत सिंपल से एग्जांपल समझना, जैसे ये क्लास में पंखा लगा हुआ है ना, तो जो पंखा लगा हुआ है तो पंखा इस क्लास के बेनिफिशियरी उपयोग के लिए है, यहाँ जकड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये स्थावर संपत्ति के डेफिनेशन में है, लेकिन जैसे निकाल दिया ये जंगम संपत्ति हो जाएगा। ट्यूबलाइट लगी हुई है, ट्यूबलाइट जो है चूंकि इस क्लास के बेनिफिशियरी उपयोग के लिए, लाभप्रद प्रयोग के लिए है, तो ये आपका स्थावर यानी कि इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही आपने उसको अलग किया तो जंगम संपत्ति की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो कोई भी चीज जो जकड़ी हुई है स्थायी रूप से, तो वो मतलब जकड़ी हुई है तो स्थावर है, जकड़ी नहीं है, देखो नहीं है, तो फिर वो जंगम हो जाएगी। सीधी सी परिभाषा है 221 में यहाँ पर बताया गया है। आईपीसी की बातचीत करें तो सेक्शन 22 आईपीसी में इसको डिफाइन किया गया था आपका, ठीक है। अगली परिभाषा है ऑथ, शपथ। तो शपथ के बारे में हम बातचीत करते हैं। ऑथ सेक्शन 51 आईपीसी में शपथ को डिफाइन किया गया था, ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि 223 में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपका, देखिए, विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान या कोई घोषणा, एनी डिक्लेरेशन, सोलम अफर्मेशन डिक्लेरेशन, ठीक है ना, जो विधि के तहत लिया जाता है, और ये शपथ किसी पब्लिक सर्वेंट या न्यायालय के समक्ष, मेड बिफोर द फ्रंट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट, लोक सेवक या न्यायालय के समक्ष लिया जाता है, और शपथ करने के बाद आप जो भी स्टेटमेंट देते हो वो एज ए प्रूफ, सबूत के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी विधि द्वारा सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा, ठीक है, जो लोक सेवा के न्यायालय के समक्ष किया जाता है, और जिसके आधार पर, शपथ के आधार पर जब कोई स्टेटमेंट देते हो तो उस स्टेटमेंट को एज ए प्रूफ जब यूज किया जाता है तो वो आपका शपथ कहलाता है, ऑथ कहलाता है। ये डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई हैं, प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बिल को मैंने चूंकि साथ में ही उसको मर्ज कर दूंगा तो साथ में ध्यान रखिएगा। और लास्ट है आपका सेक्शन 239 यानी अंतिम। तो ये बेसिकली डेफिनेशन नहीं है, ये बताया गया है ना। ये जैसे आपने कुछ प्रोविजन पढ़े होंगे कि साहब पर कोई शब्द मिल रहा है उसको इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, तो कहाँ से ढूंढेंगे इसका मतलब। तो बोला परेशान मत हो, कोई शब्द है, कोई भी डेफिनेशन है, वर्ड डेफिनेशन जो इस संहिता में यानी कि बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में यूज्ड हैं, प्रयुक्त किए गए हैं, यूज्ड किए गए हैं, बट नॉट डिफाइंड, परंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनका वही अर्थ होगा जो आईटी एक्ट में उनको डिफाइन किया गया है या जो बीएनएसएस में डिफाइन किया गया है। आईटी एक्ट 2000 का और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अरे नहीं सीआरपीसी, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर ये पूछ लेगा, ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि कोई भी डेफिनेशन, कोई भी वर्ड्स यदि डिफाइन नहीं किया गया है तो उसको कहाँ से लिया जाएगा, तो उसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से उसको लिया जाएगा। इंग्लिश में देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका मैंने जो डेफिनेशन क्लॉज है बीएनएस की वो मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में
आ गई होगी। कोई चीज समझ में किसी को नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी एमपी में एडीपी की वैकेंसी नहीं है, लेकिन मैं आपसे आपके बिजी शेड्यूल का, यानी आपसे 24 घंटे में 24 आवर में मैं मांग रहा हूं कि 3 घंटा आप मुझे दे दीजिए, 3 आवर जो है तो आप मेरे को क्लास में दे दीजिए, और 3 आवर आप घर में दे दीजिए। 3 घंटा आप क्लास में दे दीजिए और 3 घंटा आप घर में दे दीजिए। अभी से वैकेंसी यदि मार्च, अब दिसंबर में आ गई, मार्च में आ गई, कभी भी आ गई, ईमानदारी के साथ संडे मैं भी छुट्टी बनाऊंगा तो संडे आप भी छुट्टी बनाओ, मत पढ़ना संडे को, किताब मत उठाना, लेकिन 6 दिन 6 घंटे 6 महीने या साल भर जितना लगे तो आप मुझे दे दीजिए। और यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो तो फिर मैं गलती, मेरी गलती, मैं दोषी। इतना देना पड़ेगा। 24 घंटे आप 8 घंटे सोइए 8 घंटे, टेंशन नहीं है। 4 घंटे अपने दिन भर के काम कीजिए, खाना पीना घूमना, मतलब है ना, दिनचर्या वाले 12 घंटे गए, 6 घंटे दोस्ती बनाइए, घूमिए फिरिए, पर 6 घंटे पढ़ाई कर लीजिए, 3 घंटे क्लास में और 3 घंटे घर में। और 3 घंटे जब घर में पढ़ाई करो, ध्यान रखना, क्लास में पढ़ो तो क्लास में तो चलो ऑनलाइन बैठे, मोबाइल लेके बैठोगे, पर 3 घंटे घर बैठो तो बस एक रिक्वेस्ट है कि 3 घंटे मोबाइल दूर करके बैठो, इतना और मान लो। फिर चाहे वो 3 घंटे तुमको मोबाइल, तो ऐसा टाइम डिसाइड कर लो कि रात को जो है तो, हाँ तुम्हारे दोस्त रात वाले होंगे, है ना, रात वाले कुछ दोस्त यार होंगे, तो फिर अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब दोस्त यार बात करके थक जाए और तुम भी सो जाओ, तो इन सुबह 4 से लेकर के 7 सुबह का 3 घंटे पकड़ लो, जब थोड़ा मोबाइल का टेंशन भी कम रहता है ना, क्योंकि जो रात भर मोबाइल चलाते हैं वो दिन थोड़ा सोते हैं 8-9 बजे तक, जो रात को 12-2 बजे तक मोबाइल चलाया तो वही अपने को सुराना है। 3 घंटे उठा लो, सुबह के 3 घंटे उठा लो, बस आप 3 घंटे मेरी क्लास कर लो, सुबह के 3 घंटे पढ़ लो। आज से पढ़ना चालू करो। जैसा दिमाग आप लोग का है, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। 6 घंटे चाहिए, आप ईमानदारी से कर लो, सुबह 3 घंटे पढ़ाई और मेरी क्लास कर लो, आप आराम से जो है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई सिलेक्शन आपका नहीं रोक सकता। 3 घंटे क्या करना है, क्लास में जो हमने 3 घंटे पढ़ाया उसी 3 घंटे में उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके रिवाइज कर लो कि हाँ सर ने आज ये पढ़ा लिया, ये पढ़ा लिया, ये पढ़ा लिया, ठीक है ना। और कभी मौका लग जाए कि ठीक है मेरी भाषा जैसी भी हो, आवाज जैसी भी हो, मैं नहीं कहता हूँ, पर ठीक ठाक लगे तो ऐसे जब ऐसे काम काज कर रहे हो तो कोई सुन लो थोड़ा 2-4 लेक्चर, तो कैसे भी करके दिमाग में चीजें अपनी छप जाएं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इस सेशन के लिए इतना, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में।